हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 आज आपका चैप्टर 5 वर्ड फॉर्मेशन शब्द रचना, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका इस चैप्टर से आपका प्रत्यय, उपसर्ग और समास के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। और इसके विषय में अगर हम आपको बताना चाहें कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि ये सब क्या होते हैं, हिंदी व्याकरण के ऋण होते हैं अर्थात जान होते हैं। तो इससे जो है आपको क्या करना है कि यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि जो इसके पहले जो चैप्टर 4 आपको पढ़ाए हैं, इसका कुछ वीडियो पहले से उपलब्ध है, शब्द विचार, जिसमें आपको उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण था, उस उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्दों के विषय में आपको पढ़ना था, जिसको पढ़ाए थे। उसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी और अनेकार्थी शब्द जो थे उनको भी हमने बताया था। और इसके बाद आपका व्युत्पत्ति के आधार पर ऋण और यौगिक शब्द थे, योग ऋण शब्द थे, उनके विषय में हमने बताया था। तो उसकी एक्सरसाइज हम आज अभी सेंड कर देंगे आपको। और अभी हम आपका चैप्टर 5 वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम 1-2 दिन में, कल या परसों से फिर कोशिश करते हैं आपका फर्स्ट पेपर चालू करेंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज में आपको हम बता दें कि पेपर आपका 1 to 5 या 1 to 6 के नियर अबाउट क्वेश्चन ही लेंगे, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स रहेंगे। तो इस तरह से आपका पेपर होगा। पहले आपका पेपर ऑनलाइन होना था, लेकिन अब संभवतः बात हो रही है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका पेपर। तो जहाँ चैप्टर से आपका 1 to 5 या 1 to 6 का ही सिलेबस रहेगा। वो चैप्टर 1 से लेके 1 to 5 तक के प्रश्न जो है दिए जाएंगे। हम ज़्यादा लंबा सिलेबस अभी नहीं दे रहे हैं आपका। जब स्कूल खुलेगा नेक्स्ट वीक में दीपावली तक, तो उसके बाद अच्छे से आपको हर चैप्टर के विषय में हर चैप्टर के विषय में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय के विषय में क्या क्या बताया गया है। जैसा कि बच्चों सभी लोग आप जान रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि इसमें दिया क्या हुआ है कि वर्ड फॉर्मेशन होती कैसी है, उसके विषय में आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको चीज़ों को समझाते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज कोशिश किया करिए कि उसको करिए जो है। और आप लोग कमेंट में कम से कम एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो पूछा करिए, जिससे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्लास 8 के ही बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बाकी बच्चे तो बस ऐसे ही हैं। तो इसलिए आप लोग जो है देखिए, वर्ड फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण निरंतर होता रहता है। और यौगिक शब्द सार्थक शब्दों के मेल से के अतिरिक्त उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से बनते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भाषा में जो यौगिक शब्द होते हैं, अर्थात योग मतलब होता है जुड़ना। तो जब शब्द आपके बनते हैं, वह शब्द किसी न किसी अक्षर से जुड़ के बनते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यौगिक शब्द सार्थक शब्दों के मेल के अतिरिक्त उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से बनते हैं। अर्थात कोई शब्द अगर बनता है तो वहाँ पे जो है उपसर्ग, प्रत्यय का भी मेल होता है। इस प्रक्रिया में शब्दों का निर्माण किसी शब्द में अन्य शब्दांश का मेल के होने से अथवा शब्दों के मेल से होता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया जो बनती है, उस प्रक्रिया में शब्दों का जो निर्माण होता है किसी शब्द में अन्य शब्दांश का मेल होने से अथवा शब्दों के मेल से होता है। जैसे अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका कि असफल शब्द लिखा हुआ है, उस आपका असफल शब्द यहाँ देखेंगे आपका शब्दांश है, अर्थात उपसर्ग पहले लगा हुआ है, उसके बाद आपका सफल एक शब्द इसके मेल से बना हुआ है। यही शब्द रचना की प्रक्रिया भाषा को सशक्त और लोचदार बनाती है। योगऋण शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि योगऋण शब्द भी 2 शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए रचना के अंतर्गत केवल यौगिक शब्दों पर विचार किया जाता है। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी भी शब्द में अगर आपका जो है शब्दों का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है अगर, तो शब्दों के फॉर्मेशन होने में, निर्माण होने में उसमें होता क्या है
कि उनकी प्रक्रिया क्या होती है कि उसमें सबसे पहले क्या होगा, या तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ रहेगा और प्रत्यय का प्रयोग रहेगा, समास के नियम उसमें लगेंगे, संधि के उसमें नियम लगेंगे। तो इस तरह से उसमें क्या होती हैं, चीज़ें जो है जुड़ी हुई होती हैं। तो यही पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी शब्द के बनने में उसमें व्याकरणगत जो है नियम उसमें लगे होते हैं। जैसे असफल शब्द के विषय में बताया गया, आपका जो है एक शब्दांश हो गया और सफल आपका मूल शब्द हो गया। तो इस तरह से इसके विषय में बताया गया। अब आगे देखिए उपसर्ग होते क्या हैं, उसके विषय में हम आपको बताते हैं कि उपसर्ग क्या है। यहाँ देखिए शब्द रचना की जो रीति है, उस शब्द रचना की रीत में लिखा हुआ दिया है इनका जो निर्माण कैसे होता है, अर्थात शब्द रचना की रीत अर्थात परंपरा क्या है कि उसमें आपका शब्द कैसे बनते हैं। तो उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से और समास के योग से, अर्थात शब्द जो रचना बनता है या तो शब्द आपका उपसर्ग के योग से बनेगा, या आपका प्रत्यय के योग से बनेगा, या आपका उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से बनेगा, या समास के पद से बनेगा। इस तरह से यह जो है शब्द रचना के लिए ऋण अर्थात जो मूल शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है, इस प्रकार यौगिक शब्दों का निर्माण होता है, वह 4 प्रकार से होता है। अब इस 4 प्रकार में पहला जो आपका शब्द है उपसर्ग है। तो उपसर्ग का अर्थ जो है क्या हुआ, उप मतलब होता है समीप, ठीक। उप मतलब क्या होता है बच्चों, उप का अर्थ होता है समीप। सर्ग जो है किसी भी जैसे अक्षर होता है, किसी भी सर्ग पाठ के नाम को भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि उपसर्ग शब्द 2 शब्दों के मेल से बना होता है। किससे बना होता है, 2 शब्दों के मेल से बना होता है। उप प्लस सर्ग, जिसका अर्थ होता है उप अर्थात पास और सर्ग अर्थात पास रहकर। सर्ग अर्थात सृष्टि निर्माण अर्थात पास रहकर शब्द का निर्माण करना क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें से यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उप प्लस सर्ग बराबर मिलकर क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। तो उपसर्ग में हमने आपको बताया कि उपसर्ग का अर्थ उप मतलब होता है समीप, अर्थात जो शब्द आपके जो है किसी भी शब्द के समीप रहते हैं। और सर्ग मतलब सृष्टि निर्माण या किसी चीज़। सर्ग का तात्पर्य यह समझिए कि सर्ग जो है मूल रूप से किसी भी पाठ के नाम के लिए आता है। तो इसका जो परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शब्दांश क्या करते हैं, शब्द के पहले जुड़कर शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे उपसर्ग के विषय में यहाँ पे देखिए अनाथ में आपका अ उपसर्ग लग गया, मूल शब्द आपका जो है नाथ हो गया, इसमें मिलकर अनाथ हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश, यह उपसर्ग जो है हमेशा क्या होते हैं, वाक्य के पहले लगते हैं और वाक्य के अंत में, शब्द के अंत में क्या लगते हैं, तो शब्द के अंत में जो है प्रत्यय लगते हैं। इस तरह से दो चीज़ आपसे इसमें से आपको नोट करनी है कि पहला आपको क्या नोट करना है कि उपसर्ग का प्रयोग हम कैसे करते हैं, दूसरा आपको क्या नोट करना है कि प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, अर्थात उपसर्ग का प्रयोग हम वाक्य के आरंभ में करते हैं और प्रत्यय का आरंभ जो है हम क्या करते हैं, शब्द के अंत में करते हैं। इस तरह से उपसर्ग की परिभाषा हुई। अब देखिए यहाँ पे जो उपसर्ग है आपका वह 5 प्रकार में बांटा गया है, अर्थात हिंदी के उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के होते हैं और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के काव्य होते हैं। इस तरह से यहाँ से उपसर्गों को 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों का हम एक एक क्रम करके अध्ययन करेंगे। तो पहला देखिए उपसर्ग क्या है, हिंदी संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे संस्कृत के उपसर्गों की टोटल संख्या कितनी है, टोटल 22 अर्थात 22 है, जो क्या हुई है स्वयं से निर्धारित है, निश्चित है और यह न तो आगे होती है न तो पीछे होती है, अर्थात इनकी संख्या फिक्स होती है। लेकिन आपके जो बुक में दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, लगभग 15 ही दिया हुआ है, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है 22 जो है फिक्स होती है। अभी हम इन सब का जो है आपको नाम बता रहे हैं। गेटवा बंद कर दे, आवाज़ आवता ना।
देखिए, तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल 15 दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से काउंट आप कर सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वह कितने होते हैं, 22 होते हैं, अर्थात 22 होते हैं। तो देखिए इसका जो बताया गया उस परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, टोटल 22 परा, यहाँ पे काउंट करेंगे, इसमें आपका क्रम से नहीं दिया हुआ है। तो परा, अप, सम, अनु, अव, निस, दिर, दूर, दूर, भी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, एते, प्रादे, अर्थात इतने जो उपसर्ग होते हैं ये आपके पहले उपयोग किए जाते हैं और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे पहला जो शब्द आपका दिया हुआ, तो यह क्या दिया हुआ, नि दिया हुआ। नि का अर्थ होता है अर्थात निषेध करना, निपुणता दिखाना किसी चीज़ में। इसका सही शब्द कैसे बनता है आपका, निषेध बनता है, निवास बनता है, निवारण बनता है, निबंधन और निदान बनता है। इसी प्रकार दूसरा आपका कु दिया हुआ है, कु से आपका क्या बनता है, बुराई और नीचता बनता है। कैसे देखिए, जैसे कुकर्म अर्थात जो गलत कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहा जाता है। और कुमार्ग अर्थात गलत मार्ग पे जाना। कुपुत्र अर्थात पुत्र जो उत्तम कुल का न हो, कुपुत्र। उसी प्रकार से कुरूप होगा और कुयोग होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से अनुपसर्ग देखिए, अनु का अर्थ होता है पीछे होता है, बाद में होता है या गौण होता है। अनु का क्या अर्थ होता है, पीछे बाद में होता है। इसे हम एक अर्थ बता दे रहे हैं, आप जो है इसका जो है उपसर्ग लगा के पढ़ लीजिएगा। इसी का प्रति का क्या अर्थ होता है, हर एक या विरुद्ध, सामने, सु का शुभ और सहज होता है। और आपका इसके बाद क्या दिया हुआ है, अप दिया हुआ। अप का अर्थ होता है अनुचित या बुरा। अभी का दे होता है सामने, चारों ओर या वैशिष्ट। इसमें अभी में जो है अभिता, परिता, समय, निक्सा जो सूत्र होता है उसके अभिता अर्थात आगे पीछे जो है, इसके जो है सामने और आगे पीछे का अर्थ लिया जाता है। चारों तरफ का, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। तो यहाँ पे